मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन किराम, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। हमारे एमपी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारत खुतबा पेश करें। मैं सबसे पहले तो हमारी बड़ी बहन फौजिया मैडम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हुए मेरे राज्यसभा के कुलीग कुमार केतकर साहब, सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब, जिनका जिक्र मैं कुंडू साहब ये आपको बता दूं कि पिछले चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, मैंने आपका जिक्र कम से कम नहीं भी बोले तो 50 मरतबा लिया होगा, क्योंकि आप ही जैसे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बताया था। सच्चर कमीशन पहले आया, फिर उसके बाद रंगनाथ मिश्रा, कुंडू साहब की रिपोर्ट आई और इसमें सब में ये बताया गया था कि किस तरीके से मुसलमानों का सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन स्टेटस क्या है। और शायद इन्हीं की रिपोर्ट थी, यही लोगों की मेहनत थी कि जिसकी वजह से हाई कोर्ट को मजबूरन ये कहना पड़ा था कि यस, ये रिपोर्ट सही है। और इसी की बुनियाद के ऊपर 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके, ये इन्हीं रिपोर्टों के आधार के ऊपर था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इतनी अच्छी रिपोर्टें आने के बाद, हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी आज हम 5% एजुकेशन से भी अगर महरूम है, तो आप सोचिए, अगर एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि मुल्क बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि ये मुल्क कभी भी आगे पूरी तरह से नहीं बढ़ सकता है जब तक आप मुसलमानों के एजुकेशन के बारे में संजीदगा नहीं होगे और मुसलमानों को तालीम के अंदर आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं वहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था और मेरी नज़र उस बैल्कनी के अंदर गई तो पिछले साल यही अक्टूबर 2022, अगर आप याद करेंगे तो पूरा 1 साल हो गया है, हम चर्चा इस बात के ऊपर कर रहे थे, इस देश के अंदर अगर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए जाएगी तो वो हिजाब पहनकर जाएगी या नहीं जाएगी, इसके ऊपर फैसला हो रहा था। और मुझे खुशी हो रही थी इतनी सारी बच्चियों को हिजाब में देखकर। एक पैगाम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये था कि हम अपने हक़, अपने हुकूक़ की लड़ाई हम जमहूरी तर्ज के ऊपर लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। कितनी भी रुकावटें बार बार जो हमारे सामने आज लाई जा रही है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले पार्लियामेंट सेशन के अंदर मैंने हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मृति ईरानी जी को पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल किया था। उन्होंने मुझे जवाब दिया है, आदरणीय श्री सैयद इम्तियाज़ जलील जी, प्लीज़ रेफर टू द मैटर रेज्ड बाय यू अंडर रूल 377 इन द लोक सभा regarding continuation of scholarship for classes 1 to 8 under pre-matric scholarship scheme and पढ़ो परदेश scheme from 2022 to 23। उन्होंने जवाब दिया है और इतना खूबसूरत जवाब दिया है। उन्होंने एक तरीके से हमको ये बता दिया है कि हम कुछ नहीं देने वाले हैं तुम्हें। कितने खूबसूरती से जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि नहीं, आपको स्कॉलरशिप हम इसलिए बंद कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की कि दूसरे सारे स्कीम्स है, दूसरे डिपार्टमेंट्स अलग अलग चला रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से दूसरे डिपार्टमेंट चला रहे हैं, कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो माइनॉरिटीज़ के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। पढ़ो परदेश की स्कीम के बारे में उन्होंने इतने खूबसूरती से ये बताया है कि हमने ये स्कीम इसलिए बंद कर दी है कि हमने बैंकों को ये कहा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं विदेशों के अंदर जाकर, तो हमने बैंकों को कहा है कि बहुत आसान तरीके से, बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर माइनॉरिटीज़ के बच्चों को लोन दे दें। हकीकत क्या है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी आसानी से बैंक आज आपको लोन दे देते हैं, कितनी आसानी से बैंक्स कम इंटरेस्ट के अंदर आपको एजुकेशन के लिए लोन दे रहे हैं। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है मेडिकल के लिए, कोर्सेज के लिए, यकीनन
कुछ फंड देता है, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं पता है, सरकारों को ये पता नहीं है, एक मेडिकल की फीस भरने के लिए 20 लाख से 30 लाख रुपए देना पड़ता है, और मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन लेता है लोन तो कितना, महज 5 लाख रुपए देता है, और वो 5 लाख रुपए ऐसे ही नहीं देता है, उसके लिए कंडीशन है कि गवर्नमेंट का कोई गारंटर चाहिए। कौन गारंटर दे रहा है? कि कोई एक रिक्शे वाला अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, कोई एक मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, कौन गारंटर दे रहा है? या नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई साइन नहीं दे रहा है, कोई गारंटर नहीं दे रहा है आपको, तो आप कोलैटरल सिक्योरिटी लेकर आइएगा। यानी कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप कुछ जायदाद उनके पास, बैंक के पास जमा करिएगा। ये लोन इम्तियाज जलील या हम जो बैठे हैं हमारे लिए नहीं है, वो लोन एक मजदूर का बच्चा अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला पढ़ाना चाहता है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम दे। हर एक की किस्मत मैं नहीं समझता हूं कि पठान साहब जैसी रहती है करके, क्योंकि पठान साहब जिस दौर के अंदर आप थे, उस दौर में और आज के दौर में जमीन और आसमान का फर्क है। उस दौर के अंदर इंसानियत जिंदा थी, आज मोदी हमें मारने के लिए निकला हुआ है। यह हकीकत हमें कहीं ना कहीं कबूल करनी चाहिए इसके। और ऐसी हकीकत के अंदर अगर आज इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है तो यकीनन मुझे खुशी इस बात की है, आज हमारे बीच में मखदूम फारूकी साहब को मैं देख रहा था, एक डॉक्टर रफीक ज़करिया इस शहर के अंदर आता है तो हजारों हमारी बच्चियां कैसे तालीम हासिल करती है, उसकी जिंदा मिसाल अगर देखना है तो औरंगाबाद शहर है। एक रफीक ज़करिया की दूरअंदेशी थी कि मैं मुस्लिम बच्चियों के लिए, माइनॉरिटीज की बच्चियों के लिए एक सेपरेट कॉलेज खोलूंगा। उसमें हमें मालूम है कि अगर वो कॉलेज अगर आज नहीं रहता तो शायद बच्चियां आज को एजुकेशन नहीं लेती, क्योंकि को एजुकेशन लेना है तो कंडीशन डाल दिया गया है, तुम बुरखे में नहीं आ सकती है, तुम हिजाब में नहीं आ सकती है करके। वही कॉलेज है जिसकी वजह से आज हजारों बच्चियां तालीम हासिल कर रही है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर अकरम साहब, इकराम साहब बैठे हुए हैं, फॉर्मर इनकम टैक्स के कमिश्नर है। इनकी जद्दोजहद है कि वक्फ की ज़मीनें अगर हमें मिल जाती है तो हम वहाँ पर कोई ताजमहल नहीं बनाना चाहते हैं, हम वहाँ पर तालीमी इदारे खड़े करना चाहते हैं। लेकिन इकराम साहब, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताता हूँ, हम भी उस वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। पिछले 4 सालों के अंदर फौजिया मैडम भी जानती है, मैं भी जानता हूँ कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उन ज़मीनों को वापस हासिल करने के लिए उसमें, ताकि वो ज़मीन हम आप जैसे लोगों को दे और आप पूना में एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खड़े करें। लेकिन दिक्कतें क्या है, आपको भी मालूम है कि ये सब बर्बाद हुए हैं तो कोई गैरों ने नहीं बर्बाद किया है, अपनों ने ही बर्बाद किया है। इसे लूटा अपनों ने ही लूटा है, और इन्हें वापस लेना इतनी आसान बात नहीं है। मुझे बार बार है तो दूसरी बात में जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मुस्लिम रिजर्वेशन का बिल पास हुआ, महिला रिजर्वेशन का बिल पास हुआ, महिला रिजर्वेशन का, वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ। उसमें उस वक्त मुझे वजीर आज़म का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो मायूसी के साथ कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक कितना घिनौना कानून है, मैं अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक का कानून लाना चाहता हूँ। हमने उनका विरोध इसलिए किए, हमने ये कहा कि अगर सिर्फ तुम्हारी लग रहा था तुम्हें ऐसा कि तुम इंसाफ सिर्फ एक कानून लाकर ट्रिपल तलाक के कानून तक रोक देंगे, तो अब हम चाहते हैं कि उससे थोड़ा सा इंसाफ इन बच्चियों को और दीजिएगा। रिजर्वेशन तो तुमने ला लिए है, अब इन हिजाब वाली बच्चियों को पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी तुम उठाइएगा। उसके अंदर, उस रिजर्वेशन के अंदर आप मुस्लिम बच्चियों के लिए भी रिजर्वेशन लेकर आइएगा। मैं आपको सिर्फ जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, यकीनन बहुत अच्छा, इससे कुछ ना कुछ, और इतने स्टॉलवर्ड्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ आप ज़रूर यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हुकूमतों से बहुत कुछ उम्मीदें करना छोड़ दें, जो भी करना है अब हमें ही करना है। और हकीकत यही है, न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा
अब हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.